वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तक दुनिया ये, अफसाना उसी का बयां होगा। त्याग, त्याग क्या होता है उन वीर जवानों से सीखो, जो गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना अपने परिवार से दूर केवल अपनी प्यारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। भारत माता के सभी शूरवीरों को कृतज्ञता पूर्वक याद करते हुए हमारे छात्र अब एक वीर रस से भरा ओजस्वी गीत आरंभ है प्रचंड प्रस्तुत करेंगे। इतना ही नहीं, आप अपना ध्यान आगे बैठे दो बच्चों पर भी रखिएगा जो इस दृश्य का चित्र बना रहे हैं। जब तक यह गीत खत्म होगा, इनका चित्र भी समाप्त हो जाएगा। करतल ध्वनि से इनका प्रोत्साहन बढ़ाइए। शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती अमृत वीर पुत्र हो। दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य तारसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुहाड़ वाग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद आप सभी का। मुझे आज भरोसा हो गया है कि जिस देश के नागरिक ऐसी मातृभक्ति से भरे हैं, उस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कविता स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का हथियार रही है।
कविता फूल नहीं अंगारों की भूमिका में रही है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सरफरोशी की तमन्ना, खूब लड़ी मर्दानी जैसी अनगिनत अमर कविताएं आज भी हृदय में देशभक्ति का सैलाब बहा देती हैं। इसी को ध्यान में रखकर मैं बुलाना चाहूंगी कक्षा 2 से 4 के छात्रों को, जो श्री प्रसाद शुक्ल लेखी की लिखी कविता स्वदेश सुनाएंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए और इनका प्रोत्साहन बढ़ाइए। वंदे मातरम। आज हम सब हिंदी काव्य पाठ गतिविधि के छात्र और छात्राएं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है स्वदेश। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल न सका संसार संग, का होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जिससे न जाके उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, उस पर है दुनिया दीवानी। जिस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वो भूखा भार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद। बच्चों, बिल्कुल सही कहा तुमने। वह हृदय नहीं, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वाकई इन बच्चों का जोश देख मन प्रफुल्लित हो गया है। India's path to progress is paved with the aspirations of its people, the ingenuity of its youth, and the dedication of the hearts of all Indians. Empowered by knowledge and driven by passion, the Indian youth is a force, a powerful force that can shape the destiny of the nation. With this, I would now like to call upon Khushali Singh, the president of the Literary Club, to deliver a powerful speech in English. Our Tiranga does not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it. Vande Mataram to everyone present here. As I stand here today, my heart swells with immense pride and glory as we commemorate our 77th Independence Day, acknowledging our valiant freedom fighters who had sacrificed their lives in the freedom struggle with unfaltering grit and patriotism. We honor our visionary leaders and countless others who led the fight for liberation with unyielding tenacity and bravery on this auspicious day. This day is celebrated with great gusto throughout the length and breadth of our country. But does bringing home a flag, playing patriotic songs on loudspeakers, and hosting an Independence Day party make one a true patriot? No, my dear friends. Patriotism goes much beyond these materialistic symbols of nationalism. We have come a long way since August 15, 1947. 1940s and 1950s went in controlling the mess left behind the British. 1960s to 1990s went in carefully trodding the path to progress without compromising the sanctity of our venerated institutions.
During the Cold War, India avoided becoming the vassal to any major superpower, and therefore we had to slog to build everything on our own. Our progress was slow, but well planned out and deep-rooted. But now, after 76 years of independence, India is at the crossroads of history, ready to take a giant leap into the future to reclaim its position as one of the greatest civilizations of the world. But what does independence mean to the Indian youth of today? It is the right to have your own vision for the future of your country and to work tirelessly towards it. I think the relevance of this idea is more profound now than ever. The present government, with its initiatives, presents the youth with an empowering position to help work towards the betterment of their country. This is a generation of dreamers, hungry for success and desperate to achieve it. While this young generation supports many liberal values, one value above all else that matters most to it is independence. No matter how poorly placed they find themselves, this generation is rational in its thirst for a better life. And it sees absolutely no reason why it should settle for less. It is the very spirit of patriotism that urges the youth of today to work for the India they envision through their lenses. Unhinged by practicalities and expectations, in that sense, this generation may be truly patriotic. Independence in India, when compared to other developed countries, seems like a misnomer. But what makes India truly independent is the tenacity of its people. No other country can claim such a prowess. Our country's spiritual wealth surpasses all others, and because of which, no matter what adversity strikes us, we are able to endure and still remain happy. What makes India an elusive heaven is the existence of a peaceful cohabitation of diverse cultures and religions, brotherhood, ancient values, and respect for the world. Vasudhaiv Kutumbakam. The achievements of the past India became a launching pad for it to thrive and excel in almost every spectra there is to exist. From the discovery of the most crucial number 0, to which even Einstein said, and I quote, "We owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made," to the successful launching of Chandrayaan-3, being the 5th largest global economy and is set to become the 3rd by 2027. India is also one of the 4th largest military powers on the planet. It is one of the most active manpower. We are indeed unstoppable, and this is just another example of our true potential. Chandrasekhar Azad wisely said, "Don't see others doing better than you, beat your own records every day, because success is a fight between you and yourself." And yes, as we celebrate Independence Day while being truly indebted to our freedom fighters for their sacrifices, the youth must understand that the baton of independence now lies with them, and it is their duty to do all that it takes to make India reach newer heights. I would like to end with this beautiful line by Sardar Vallabhbhai Patel. "Every citizen of India must remember that he is an Indian and he has every right in this country, but with certain duties." Jai Hind, thank you. Your eloquent words have indeed stirred our souls and reminded us of the privilege it is to be a part of such a great nation. Thank you for your motivating speech. चलो फिर से आज वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। आज के इस युग में लोगों की देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी तक सिमट कर रह गई है। हम जवानों की शहादत उस दिन तो याद रखते हैं, परंतु अगले दिन ही भूल जाते हैं।
इसी विषय पर कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं नवसृजन की 10वीं कक्षा के छात्र पीयूष सिंह। सुप्रभात। मैं पीयूष सिंह कक्षा 10वीं का छात्र नवसृजन से। आज मैं आपके समक्ष कड़ी धूप, गर्मी, बरसात के मौसम में जो हमारे वीर सिपाही सीमा पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा करते हैं, उनको समर्पित करता हूं अपनी कविता। करते तुम मातृभूमि पर आग उठाने वाले अरिमुंडों का दान, रक्त अर्पण भर का तुम अभिमान। तुम्हारी एकमात्र पूंजी है बंदूक तीर कमान। शत कोटि नमन तुम्हें हे धरा के वीर सिपाही। कोटि कोटि कंठ से हम गाएं तेरा गुणगान। याद रहते सदा तुझे हल्दी घाटी पुलवामा मुक्ति के युद्ध का घनघोर संग्राम। शत कोटि नमन तुम्हें हे धरा के वीर सिपाही। कारगिल के शीश राम, गणपत विनोद वीर सहानी। हे रविंद्र हंसराज कासिम वीर अभिमानी। हंसते हंसते ओर तिरंगा अर्पित कर दी जान। अमर सदा रहेगा तेरा बलिदान। धरती के वीरों को मैंने कारगिल पर परचम लहराते देखा है। मातृभूमि की आन बान शान के खातिर अपना सर्वस्व लुटाते देखा है। देखा मैंने उनको कर्म को कंठस्थ नहीं, वन अलंकित स्वा में करते। देखा मैंने उनको कर्म को कंठस्थ नहीं, वन अलंकित स्वा में करते। देखा मैंने साहसी दृढ़ संकल्पी सैनिकों का अकथनीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय शौर्य। रहेंगे सदा कृतज्ञ तुम्हारे हम भारतवासी। देखा मैंने संवेदनाओं की स्याही, कल लिख रहा हूं यह पाती। वाणी को बनाकर साधन तेरी गाथा हूं मैं गा रहा। तेरा बलिदान मातृभूमि के प्रति रहेगा सदा अविनाशी। जब जब इतिहास बोलेगा होगी तेरी जय जयकार। शत कोटि नमन तुम्हें हे मातृभूमि के लाल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष। आप बेशक दिलों में देशभक्ति की ज्वाला जलाए रखने में सफल रहे। It is through the strength of unity that we navigate the most challenging obstacles, emerging victorious on the other side. In the tapestry of unity, we, Indians, have always found the resilience to scale even the tallest hurdles that lie before us, guided by our shared determination. The true greatness of a nation is not in the extent of its territory or the number of its people, but in the loftiness of its ideals, the depth of its sympathies, the breadth of its vision, and the strength of its moral character. Such were the revolutionary thoughts of Sri Aurobindo, a selfless freedom fighter, visionary mystic, and profound philosopher, who stood as a luminous beacon of spiritual insight and transformative thought. His profound wisdom and unwavering dedication to spiritual exploration earned him a revered place in the pantheon of thinkers. With this, we now have a brainstorming group discussion by the students of Class 8 on the life and contributions of Sri Aurobindo on the Indian freedom struggle and India at large. Isn't it amazing that Sri Aurobindo's birth anniversary falls on the same day as India's Independence Day? It truly is a divine coincidence. We already know a lot about Independence Day and the glorious history of our nation. But I think that we should also shed some light on Sri Aurobindo and his amazing contributions to India's freedom struggle. Yes. Did you also know that the name Aurobindo means lotus? Yes, I also remember reading that Sri Aurobindo's father was obsessed with the British way of life and he sent Sri Aurobindo to the UK for his education. Yes, it was at that time when he took a solemn oath to fight for the freedom of his country. Also, he worked for the next 13 years in the princely state of Baroda in the service of the Maharaja and as a professor in the College of Baroda. He then joined a secret society and took a leading role in the secret preparation for an uprising against the British rule in India. Although he qualified for the Indian Civil Service examination, he was against joining the service. His interest lay in fighting for his country's freedom, not working for those who were suppressing it. Wow, that really shows how he wanted to fight for his nation's freedom.
He was willing to give up such a high position for serving his nation. In 1905, the British, following their divide and rule policy, decided to divide Bengal into East Bengal, later became Bangladesh. This filled the Indians, particularly the Bengalis, with indignation. This was when Sri Aurobindo gave up his position at the Baroda College and openly joined the nationalist movement. The British decided to divide us on the basis of religion in order to make it easier to make their control over us. Sri Aurobindo used to think that a nation which has been called upon by the voice of God to rise cannot be stopped by mere physical repressions. I have also heard that Sri Aurobindo experienced a divine incident one night soon after the partition of Bengal. He had been sleeping when he suddenly woke up and saw Goddess Kali before him. She implored him to continue his work for the liberation of India and showed him visions of the future too. The partition of Bengal really did change Sri Aurobindo's life. Now, not only his speeches affected the people, but also his writings. He gave numerous addresses to both students and politicians from all across India, and he had a huge impact on many. He was filled with a newfound zeal after the partition of Bengal. Yes, he also adopted Vande Mataram as the new mantra for nationalism. His enthusiasm was truly infectious. Even after the fight for freedom, the British were still pushing for a partial independence where they would still maintain some control over us. But Sri Aurobindo, along with Bal Gangadhar Tilak, were the first leaders in India to publicly demand Purn Swaraj for the country. Yes, these leaders helped to eradicate people's fear and timidity. This eventually led to our victory. The journey was not completely smooth though. Did you know that Sri Aurobindo had been arrested for being involved in the Muzaffarpur bombing incident, which had also caused the death of an English lady of noble birth? He had been charged with being involved in underground activities against the British Crown and for possessing explosive materials. All of this led to Sri Aurobindo's imprisonment. Yes, even during the imprisonment, the British treated Sri Aurobindo terribly. The solitary cell was just 9 feet long and 5 feet in width, and it had no windows. The jail was also infested with red ants. I've also heard that Sri Aurobindo was given just one bowl, which he had to use for both washing himself up and for eating and drinking. Yes, but despite all of this, these hardships only took Sri Aurobindo towards an even deeper love for his Bhavani Bharati. These atrocities only strengthened his conviction towards his beloved motherland. The imprisonment not only changed him in the patriotic sense, but also in the spiritual sense. Sri Aurobindo had visions of Sri Krishna. He started seeing Vasudev in everything around him. He would walk in the mornings and evenings reciting and meditating on the powerful and the ageless mantras of the Upanishads and the Bhagavad Gita. Yes, I've heard about that too. Let me tell you more. During one of Sri Aurobindo's visions, Lord Krishna himself told Sri Aurobindo that he had a great work to do, which was to raise the consciousness of the entire world. During his prison life, Sri Aurobindo also had visions of Swami Vivekananda, who spoke with him for 15 days. This 1 year in prison brought a great change in Sri Aurobindo. Earlier, he had been commanded to work for the freedom of his motherland, but now he was commanded by Vasudeva to raise the spiritual consciousness of the universe through the path of yoga. Yes, finally, the trial began on 19th May 1908 and lasted for a year. There were 42 accused, 4,000 exhibits, about 300 to 400 other proofs, and 222 witnesses. Have you ever heard of such a prolonged affair? I've also heard that after spending 1 full year in the jail, Sri Aurobindo was released. His life in the prison had completely transformed him. After coming out of the jail on May 30th, 1909, he delivered his exceptionally powerful and historical speech at Uttarpara, in which he shared his divine experiences.
Yes, another important event in Sri Aurobindo's life was the Cripps mission. The Second World War was in full swing when Mr. Cripps was sent to India to negotiate a compromise with the Indian leaders. Yes, Britain had wanted India's cooperation in the war, and they proposed that if their request would be fulfilled, a fully independent Indian dominion would be formed, and that a constituent assembly would also be formed to set up a new country. In response to this proposal, Sri Aurobindo had implored the Indian National Congress to accept his advice and move forward with the Cripps mission. Unfortunately, Sri Aurobindo's advice was ignored and the Cripps proposal was rejected. Had Sri Aurobindo's advice been followed, the partition of India would never have happened. Also, was it not a mere coincidence that India got its independence on 15th August 1947, which was also Sri Aurobindo's birthday? He was requested to give a message to the entire nation on All India Radio. Yes, but alas, despite all of this, everything must come to an end. On the 5th of December 1950, Sri Aurobindo entered Mahasamadhi. All of this reminds me of a beautiful quote by the mother. She said, Sri Aurobindo is constantly present among us and reveals himself to those who are ready to see and hear him. Thank you. Thank you. We want to express our heartfelt appreciation to the speakers who shed light on Sri Aurobindo's profound philosophy and teachings. Your insights have truly captured the essence of his visionary thoughts. जीवन के कण में है नृत्य, खुशियों का स्रोत है नृत्य, नृत्य है क्रोध की भाषा, नृत्य है प्रेम की अभिलाषा, ऊर्जा से भरा योग है नृत्य, विनाश का तांडव है नृत्य, नृत्य है आत्मा की आवाज, नृत्य है परमात्मा का साज, नृत्य भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब कक्षा 4 के नन्हे बच्चे नृत्य के माध्यम से इन पंक्तियों को जीवन देंगे। जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां, जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां, राग देश धुन गा रही है पवन, राग देश धुन गा रही है पवन, ठहर के बोले समय अमर है देश मेरा। बिखर गई नई सुगंध है वसुंधरा में, ये शहीदी का खुमार है परंपरा में, सर्वदा जय हिंद की राहों में, कमर है देश में।
दुनिया में एकमात्र भारतीय संस्कृति ही है जहां बचपन से ही बच्चों को संस्कार दे सिखाया जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह सिर्फ संस्कार नहीं, हमारी सांस्कृतिक विशेषता है। धन्यवाद बच्चों, हमें यह याद दिलाने के लिए। भारत का इतिहास कई सहस्त्र वर्ष पुराना माना जाता है। भारत का इतिहास एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें मानव संस्कृति के पहले निशान से लेकर कई धर्मों का जन्म, महान सभ्यताओं के उत्थान और पतन समाहित है। गर्व, स्वाभिमान और बेमिसाल उपलब्धियों के साथ 77 साल पार करने के बाद आज का भारत सशक्त भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, समृद्ध और सक्षम भारत है। भारत को भविष्य में और भी नई ऊंचाइयां हासिल करना अभी बाकी है। आइए अब सुनते हैं भारत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर एक परिचर्चा, जिसे प्रस्तुत करेंगे हमारे विद्यालय के होनहार छात्र। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हम पूर्णतः कृतज्ञ हैं एवं उनको अपना अभिवादन ज्ञापित करते हैं। उनके कठिन संघर्षों के कारण हमें यह बहुमूल्य आजादी प्राप्त हुई है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, उनके प्रति सच्चा सम्मान यह होगा कि आज हम भारत की उन्नति में अपना योगदान दें। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का कहना है, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यह चंदन की भूमि है या अभिनंदन की भूमि है, यह चंदन की भूमि है या अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है या अर्पण की भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे इसके लिए। तो प्रस्तुत है एक परिचर्चा, एक संक्षिप्त लेखा जोखा आजाद भारत की उपलब्धियों का एक बातचीत। सबसे पहले मैं युवराज जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों का विवरण करेंगे। वंदे मातरम। आजादी की कभी शान न होने देंगे, आजादी की कभी शान न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत मां का आंचल नीलाम न होने देंगे। जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा तब भारत अच्छी दशा में नहीं था। 1947 के बाद हुई वैज्ञानिक उन्नति आज हमारी आंखें खोल देती है। 2013 में भारत पहला देश बना जिसने अपने पहले प्रयत्न में ही मंगलयान उपग्रह को मार्स की परिक्रमा में पहुंचाया। 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स के कार्टून में भारत को एक गरीब आदमी के रूप में दर्शाया गया और वह व्यक्ति एलीट स्पेस क्लब के दरवाजे पर खड़ा था। 3 साल बाद इसरो ने रिकॉर्ड बनाया, जहां एक रॉकेट से एक ही बार में 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। और अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक नया कार्टून बनाया, जहां वही गरीब आदमी उस एलीट स्पेस क्लब के भीतर बैठा था और अन्य विदेशी बाहर खड़े दरवाजा खटखटाते रह गए थे। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन विकसित किए, जिससे कि सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी कोरोना महामारी से सुरक्षा मिल सकी। यह गर्व की बात है कि 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को एक पोलियो फ्री देश घोषित कर दिया है। आज हमने दुनिया को दिखाया है कि आत्मनिर्भर भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। आज हम सशक्त भारत के रूप में अग्रसर हो रहे हैं। हमें यह जानने की जरूरत है कि यह आजादी हमें दान में नहीं मिली है, यह आजादी हमें दान में नहीं मिली है, बलिदानों से मिली है। इसीलिए आज हम आजाद भारत में आजादी से जी पा रहे हैं। धन्यवाद। एक देश की प्रगति उसकी शिक्षा शैली पर निर्भर करती है। इस विषय का विश्लेषण करने में सक्षम जी को बुलाना चाहूंगी। आज इस मंच से मैं सिर ऊंचा करके कहना चाहता हूं कि हमारे देश ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमारी शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार हुआ है। हमारे देश के नीति निर्धारकों ने ऐसी व्यवस्था की कि लाखों बच्चों के जीवन में शिक्षा की रोशनी आई। हमारे साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है। जहां 1947 में सिर्फ 18% जनता शिक्षित थी, वहीं आज के भारत में 77% लोग शिक्षित हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी ने सीखने के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं
ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स और ई लर्निंग संस्थाओं ने लोकप्रियता हासिल की। खासकर कोविड-19 के समय में इस शिक्षा की तकनीक ने हमारी मदद की। भारत सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लाई हैं, जैसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना आदि द्वारा दूर दूर तक विद्यालय खोले गए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार लाके उसे रोजगार परक बनाना, कौशल विकसित करना, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को नए जीवन के लिए तैयार करना है। इन सभी प्रयत्नों से हम भारत में नालंदा और तक्षशिला की तरह फिर से शिक्षा का गढ़ बनने जा रहे हैं। इसरो हमारे देश का शिरोमणि है। इस विषय का विवरण करने मैं सार्थक जी को आमंत्रित करती हूँ। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे सीने से अपने तू लगा लेना ए भारत माँ, मुझे सीने से अपने तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। यह पंक्तियां हर उस बिरले की दास्तान कहती हैं जिसका सर्वप्रथम प्रेम भारत माँ से रहा। फिर चाहे वह वो सैनिक है जिसकी रगों में बहता खून भारत माँ की ललाट पर तिलक करने को आतुर रहता है, या फिर वैज्ञानिक जिनके शोध कार्य से भारत का मस्तक हिमालय सा ऊंचा हो जाता है। ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई, जिन्होंने 1962 में इनकोस्पार नामक भारत की प्रथम अंतरिक्ष एजेंसी बनाई। 7 साल बाद आज ही के दिन 15 अगस्त 1969 को इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नाम दिया गया। विकास के क्षेत्र में भारत के जुनून की हद को तो देखिए। 1975 में साइकिल के पीछे एक सैटेलाइट के भाग लाए गए, उन्हें जोड़ा गया और एक वीरान खेत जिसका नाम कपूस्तीन यार था वहां से प्रक्षेपित कर दिया गया। इस सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। वह दिन है और आज का दिन है जब भारत 104 सैटेलाइट एक साथ प्रक्षेपित करके विश्व इतिहास बना चुका है, जो नासा जैसी एजेंसी अभी कभी नहीं कर पाई। 14 जुलाई को भारत ने चंद्रयान 3 प्रक्षेपित किया, जिसका प्रज्ञान रोवर चांद की भूमि पर भी भारत का सशक्त स्वराज परचम लहरा रहा है। अंत में अपनी अभिव्यक्ति को इसी तरह प्रकट करना चाहूंगा कि मैं भारत बरस का हरदम अमिट सम्मान करता हूं, यहां की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूं। मुझे परवाह नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे परवाह नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान करता हूं। और अंत में भारत के रिपुओं से एक और चीज कह दूं कि दागोगे अगर तुम तो और उभर जाएगा भारत, हर वार पर कुछ और निखर जाएगा भारत। 10-20 नादानों को यह गलतफहमी हो गई कि 2-4 धमाकों से ही डर जाएगा भारत। इसीलिए भर गया हो मन अगर जल नभ और थल पर साहस देखकर, तो अंतरिक्ष में आ जाना, हम वहां भी तैयार हैं। धन्यवाद। 1974 में भारत परमाणु परीक्षण करने वाला छठा देश बना। इस विषय को विस्तार रूप से बताने में सौम्या जी को आमंत्रित करती हूँ। आइए अब हम भारत की परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विकास और उन्नति की दिशा में आजादी के बाद से हुई प्रगति की चर्चा करते हैं। 1948 में भारत सरकार ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग या फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा को विकसित करना था। 1956 में भारत ने पहला परमाणु पावर प्लांट अप्सरा शुरू किया और भारत एशिया का पहला राष्ट्र बना जिसने इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक यह सफलता प्राप्त की। 1974 में भारत ने अपना सफलतापूर्वक पहला परमाणु परीक्षण किया और उसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना गया। इससे भारत विश्व के परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल हुआ। 1998 में भारत ने कई परीक्षण किए और इन परीक्षणों ने भारत को एक सशक्त राष्ट्र की पहचान दी। शक्ति संपन्न भारत एक सपना नहीं बल्कि एक लक्ष्य है, जिसकी ओर भारत ने प्रगति करने का संकल्प लिया है। इसी दृष्टि ने भारत को इस क्षेत्र में अद्वितीय तरक्की करने की क्षमता दी है। भारत यह न केवल देश की ऊर्जा स्वावलंबन को बढ़ावा देता है बल्कि विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। हमने परमाणु क्षेत्र की ऊर्जा में तरक्की अपनी वृद्धि, अपनी रक्षा, अपनी प्रगति, अपनी रचनात्मकता और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए की है। हम वो कौम नहीं है जो दूसरों पर हमला करके अफसोस करती है। धन्यवाद।
मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक की उन्नति की बात कर रहे हैं। यह उन्नति आध्यात्मिक मार्गों का ही परिणाम है, जिनका भारत गर्व से अभिवादन करता है। हमारे यहाँ के धार्मिक आध्यात्मिक गुरुओं ने महात्माओं को यह उद्देश्य दिया है, हम सभी को यह उद्देश्य दिया है कि हम गर्व से इस देश को बता सके कि हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर सबसे आगे हैं। योग और ध्यान को भारत ने पूरे विश्व में पहचान दिलाई है। सभी क्षेत्रों में आपसी संतुलन और सौहार्द बनाए रखने के लिए, जीवन का उसके सही अर्थों में आनंद लेने के लिए, जीवन क्या है उसको सही से जीने के लिए आध्यात्मिक मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। महर्षि अरविंद ने सच कहा है, जब मन स्थिर होता है तब सत्य को उसकी मौन की शुद्धता में सुनने का मौका मिलता है। आध्यात्मिक ऊंचाइयों से हम विश्व की सारी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। इसी आध्यात्मिकता से मुझ में वह ओज आया है कि मैं यह कविता लिख सका। निकालनी होगी तलवार, तांडव तो करना ही होगा। आघात हो अगर देश पर तो मारना और मरना ही होगा। कटता है तो कट जाए पूरा जीवन संघर्ष में। लड़ना है अगर देश के लिए तो रण में उतरना ही होगा। बैठे न थे कभी खामोश मगर अब कुछ प्रचंड होगा। टुकड़े नहीं होने देंगे इस देश के, क्योंकि अब भारत अखंड होगा, क्योंकि अब भारत अखंड होगा। धन्यवाद। भारतीय सैन्य बल अब चौथे स्थान पर आता है। भारतीय सेना की कौशल का विवरण करने में नीतीश को बुलाना चाहूंगी। दूसरों से लड़ना तो सभी को आता है, पर खुद से लड़ना अभी बाकी है। या तो काट लो इन पलों को या जी लो, यह आपके हाथ में है। जिंदगी काटना तो सभी को आता है, पर जीना सीखना अभी बाकी है। हिंदुस्तान वह देश है जिस देश में अनेक समस्याएं होने के बावजूद यहाँ के जन जन का मन देशभक्ति की भावना से भरा है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हिंदुस्तान की उन्नति के लिए अपना सर काटने और कटवाने दोनों के लिए सदैव तैयार रहता है। हिंदुस्तान के कमजोर पलों पर हमारे प्रतिद्वंदियों ने हमारा शोषण किया। आज जब भारत विश्व विजेता बनने की ओर अग्रसर है, तो आज के दिन यह हमसे खौफ खाते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। भारत पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने को तो तैयार है, मगर ऐसे दो मुंहे सांपों से खुद का बचाव करना भी बहुत आवश्यक है, जिसके लिए हमारी महान भारतीय सेना सदैव सीमा पर मुस्तैद रहती है। देश के ये कर्मठ पहरेदार यह नहीं पूछते कि देश ने उनके लिए क्या किया, बल्कि वह पूछते हैं कि हे भारतवासियों, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। आज वार्षिक बजट का 13.8% रक्षा के लिए आवंटित किया जाता है। हिंदुस्तान के सिख रेजिमेंट के बाबा हरभजन सिंह, कारगिल विजय कैप्टन विक्रम बत्रा और मनोज पांडे, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, गोरखा रेजिमेंट के मेजर जनरल इयान कार्डोजो जैसे अनेक देशभक्त भारत माता के चरणों में अपने प्राणों को फूलों की तरह चढ़ा गए। ऐसे जाबाज लड़ाकों को मेरा शत शत नमन। बिल्कुल सही कहा आपने नीतीश। भारत के सैनिक हमारे देश की शान है, जिनके ललाट से असंख्य तेज चमकता है। आज परंतु धातु चाहे कितना भी चमके, कभी ना कभी विद्युत रोपण की आवश्यकता तो पड़ ही जाती है। इसलिए 15 अगस्त 2019 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की घोषणा की, ताकि हमारे देश की नौसेना, थल सेना और वायुसेना सौहार्दपूर्ण ढंग से कार्य कर सकें, जिससे चीन के बढ़ते हुए प्रभुत्व को कम किया जा सके। हमने इन वर्षों में बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे 29 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के मात्र 3 दिन पश्चात हमारी भारत सरकार ने कारगिल समीक्षा समिति बनाई, ताकि कारगिल युद्ध में हुई घटनाओं की जांच की जा सके और भविष्य के लिए सिफारिशें दी जा सके, ताकि इनकी पुनरावृत्ति ना हो। आज भारत किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर यानी काली का डेवलपर है। साथ ही हमारे भारतीय सेना में आज बहुत बदलाव हुए, जैसे साइबर युद्ध और सूचना युद्ध के बढ़ते महत्व को देखकर आज भारतीय सेना इन क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निवेश कर रही है।
दूसरे, भारत की रणनीति, भौगोलिक स्थिति और पड़ोसी देशों के साथ विवादों को देखते हुए आज भारतीय सेना अपनी सीमाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रही है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी और उग्रवाद विरोधी अभियानों के साथ साथ बाढ़, भूस्खलन इत्यादि दुर्घटनाओं में सेवा क्षेत्र की चुनौतियों से भी प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रणनीति विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही संकट की स्थिति में हमारी सेनाओं को रसद की बाधा रहित आपूर्ति होती रहे, इसके लिए सीमाओं पर संसाधन लगाए जा रहे हैं। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, कि एक किलकारी बोली नियति से आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को वेदना और करुणा का भाव मत लाओ। वह कहना चाहती है वतन से कि उसने अभी आंखें नहीं खोली हैं, लहू का रंग क्या होता है उसने अभी जाना नहीं है, पर व्यथित है वह, यह मैंने माना नहीं है, क्योंकि वह उस पिता की संतान है जिसने कभी पीठ दिखाना जाना नहीं है। धन्यवाद। एक देश की प्रगति उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। इस विषय पर चर्चा करने मैं अक्षय जी को बुलाना चाहूंगी। जी जरूर वत्सला जी। देखिए, जब हम भारत की आर्थिक स्थिति को देखते हैं तब हमें वह समय याद आता है जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पर अंग्रेजों के 200 साल के कष्ट में लूटपाट और संघर्ष के बाद भी आज हम सोने की तो नहीं परंतु सेवा के क्षेत्र, संसाधनों और लिथियम की तो चिड़िया बन ही चुके हैं। आज भारत आश्रित से आत्मनिर्भर बन चुका है। जिन विदेशी शोषणकर्ताओं ने हमारे संसाधनों से अपनी व्यवस्था को खड़ा किया, अपने कंगूरे चमकाए, आज वही भारत से अपने संचालन के लिए तेल और FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मांग कर रहे हैं। वे आज भारत की सहायता पर निर्भर हो चुके हैं। हम उस भारत माता के अंश हैं जिसने उन्हीं विदेशी आतताइयों को आज अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है। जो भारत सन 1947 में भूखमरी से जूझ रहा था, आज वही भारत और अनेक देशों को अनाज बेचकर एक अन्नदाता देश बन चुका है। आज भारत इस मुकाम तक पहुंच चुका है कि वो और अनेक देशों तक को सहायता प्रदान करता है, जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, कई अफ्रीकाई देश और यहां तक कि अपने प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान तक को सहायता प्रदान करता है। आज भारत सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक महाशक्ति बनने की दिशा में बढ़ चुके हैं। धन्यवाद। सिर्फ यही नहीं अक्षत जी, स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक विकास की यात्रा वास्तव में अद्वितीय रही है। 1960 की शुरुआत में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति ने भारत को खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलंबी बना दिया। उस समय अनेक उद्योगपति जैसे धीरूभाई अंबानी, मंगतूराम जयपुरिया, अजीज प्रेमजी, जमशेदजी टाटा ने भारत के औद्योगिकरण में बहुत योगदान दिया है। 1990 के दशक में भारत में निवेश बढ़कर $6 बिलियन हो गया था। इसके अतिरिक्त सरकार की मेक इन इंडिया पहल ने विनिर्माण और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया है। भारत में गाड़ी निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई-कॉमर्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में सफलता मिली है। आजकल व्यावसायिकता और औद्योगिकरण के नियमों को ऐसे लचीला बनाया गया है कि घरेलू उद्योग और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित मिला है। अंत में यही कहूंगा कि भारत का युवा रोजगार ढूंढने वाला नहीं, भारत का युवा रोजगार देने वाला बनेगा, तभी भारत एक महाशक्ति बन पाएगा। धन्यवाद। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत की समाज की चर्चा करना अति आवश्यक है। इस विषय पर चर्चा करने में कार्तिकेय जी को बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद वत्सला। अब आप ही बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम भारत की चर्चा करें पर उसके सामाजिक पक्ष पर चर्चा ना करें? पिछले 30 सालों का आंकड़ा उठाकर देखें तो 40% से भारत के साक्षरता दर में वृद्धि आई है। हमारे संविधान में शोषित और हाशिए के समाज के लिए आरक्षण जैसी सुविधाएं ना कि उनकी मदद करती हैं परंतु उनका समाज में आर्थिक स्तर भी बढ़ाती हैं। महिलाओं के पास आज अगणित अधिकार हैं जो एक स्त्री को आत्मनिर्भर बनाते हैं और उनको समाज में दैनिक आवश्यकताओं के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं। बाल श्रमिकों की संख्या 2001 से बहुत कम हुई है। पिछले 20 सालों में यह देखा गया है कि 20 लाख बच्चों को बाल श्रम से बचाया जा चुका है।
1961 के दहेज निषेध कानून के साथ दहेज लेन देन की प्रथा में भी काफी गिरावट आई है। हमारा समाज तर्कशील हुआ है, पुरानी रूढ़ियों के प्रति इनकार की भूमिका में है। आज का युवा बिल्ली के रास्ता काटने से काम नहीं रोक देता। कन्या के जन्म का अर्थ बोझ नहीं, भविष्य का मतलब खाली डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं और कला पे वह समाज की बेड़ियां नहीं। हम मानसिक रूप से तो कभी गुलाम नहीं थे, अब तो पूर्णतः आजाद हैं। किसान के पास आज कई विकल्प हैं, जैसे कि मनरेगा और बाकी विकास योजनाएं। 370 के हटाने के बाद से कश्मीर में भी भारी सामाजिक विकास आया है। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? जय हिंद, धन्यवाद। हम सधे हुए कदमों से यहाँ तक आए हैं। सफर अभी बहुत लंबा है, अभी हमें बहुत आगे जाना है। हमें तेज गति से आगे बढ़ना होगा। इसी लक्ष्य के साथ जय हिंद, भारत माता की जय, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीलों फैला मग, डगमग पे पग नहीं करते पार। वक्ष तानो, भय मुक्त चलो, करने भव्य सपना साकार। चलो अपने भव्य भारत के सपने को साकार करें। The Article 14 of our Constitution states that there should be no discrimination on the basis of caste, creed, religion, or even gender. But we have to ponder upon the fact whether the women of our country are really enjoying the rights guaranteed to them. In other words, what good are wings if we cannot fly? Now we present before you a skit based on the 73rd Amendment 243D Clause 2 of the Indian Constitution, which reserves 1/3 of the seats for women belonging to scheduled castes and scheduled tribes in the village panchayats. उपस्थित सभी जनों को मेरा प्रणाम। डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने कहा था, मैं किसी समाज की उन्नति उसी समाज में रहने वाली महिलाओं की उन्नति से परखता हूं। That I measure the progress and greatness of a nation with the way the women of the nation are treated. For women don't need to find a voice. They have a voice like me. But what they do need is to feel empowered in order to raise it. And at the same time, the people around, people like you, people like me, people at home, the citizens of the world must be encouraged in order to listen to them. With this being stated, we now begin with our play. आप सभी जानते हैं हम यहाँ पे क्यों एकत्रित हैं। गांव में लड़कियों के लिए एक भी स्कूल नहीं है। अरे मुझे पता है गांव में क्या दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसी और भी दिक्कतें हैं जिन पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। सरपंच बन जाने से सब कुछ नहीं हो जाता। Laws are framed for the benefits of the citizens at large. But what is the use of these laws when they are not implemented in reality, in practical life? The women of India today are glad and more than happy for their future generations who are legally protected against anyone who doesn't let them be what they yearn to be. But they fail to see these opportunities in everyday life. What is the use of these provisions when they cannot even be materialized? What is the use of these wings when we cannot fly? गांव में चली आ रही दिक्कतों में बदलाव लाने के लिए शहर से आई हैं अर्पिता जी। अरे मैंने तो सुना था इंडिया हैज रियलाइज्ड द इमेंस पोटेंशियल इन द वुमेन ऑफ द कंट्री, पर ये क्या देखने को मिल रहा है? वुमेन आर ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड ऑन द डिसीजंस एंड द वे और कोर्स ऑफ एक्शन दे मूव अहेड विद। अब हमें कुछ करना होगा। वील मेक देम अवेयर ऑफ देयर राइट्स।
बिल्कुल सही कहा आपने अर्पिता जी। The duty to aware women about their rights is upon us. The policies of the government, the rights that the Indian Constitution provides to its citizens often go unheard. Due to who? I'll tell you. Due to the sheer ignorance of the people we know. The key milestone that our country hopes to achieve and the challenges that the globe aims to overcome cannot be accomplished until and unless there is an equal and full participation from each and every member of the society. And henceforth, for the development of our nation and the globe, the role and participation of women is imperative. Am I right? You're absolutely correct. यहाँ तक कि 73rd अमेंडमेंट में अनुच्छेद 243D के अनुसार अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1/3 सीट्स रिजर्व भी हैं। सरकार तो यहाँ तक सोच रही है हमारे बारे में। एब्सोल्युटली अर्पिता जी, फ्री लीगल एड तो सबको पता ही होना चाहिए, लेकिन इस पंचायत में तो इतनी बुरी हालत थी कि किसी को कुछ पता ही नहीं था। अरे बहुत लोग तो अपना केस इसलिए भी फाइल नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें खुद पता ही नहीं होता है कि वो खुद अपना केस फ्रीली फाइट कर सकते हैं। एंड ड्यू टू दिस many women are continuously subjected to harassments, ridicules and issues that make part of their life. देश में समानता लाने के लिए, अनुसूचित और पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया है। So let's do one thing. We'll take it week by week. How about planning an excursion in the remote village we're currently in? We'll listen to the problems. हम इन महिलाओं की दिक्कतें सुनेंगे. Then we will tell them further course of action so they can fight for their rights and finally get some relief. Well, NGOs form an indelible part of the country, and everyone at least agrees to that. But you know what? Not just the NGOs, but every one of us present here should take a step forward and strive for equality. And only then we can make anyone a conscious human. सजग सचेत सबल समर्थ आधुनिक युग की नारी है, मत समझो अब अबला उसको, सक्षम है बलधारी है। बीत गई वो कल की बेला, जीती थी वो घुट घुट कर, कुछ ना कहती सब कुछ सहती, पीती आंसू छुप छुप कर। आज बनी जग की निर्माता, हर बाधा उससे हारी है, चार दीवारी का हर बंधन तोड़, बाहर अब वो आई है, बाहर अब वो आई है। सरकार ने जो हमारे लिए किया है उससे तो बड़ी तसल्ली मिलती है। कम से कम उन्हें ये एहसास तो हुआ कि अगर हम उन्हें जिताते हैं तो उन्हें हरा भी सकते हैं और हम भी इस सब में भागीदार हैं। तसल्ली तो मिलती है, पर उससे ज्यादा खुशी तो इस बात की होती है कि जो आने वाली लड़कियां हैं उनको ये कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे जो हमने सहे हैं। उनका जीवन हमसे लाखों गुना बेहतर होगा। काश हमारी दादा नानी ने भी कुछ सोच लिया होता तो हमें भी इतना ना सहना पड़ता। लेकिन अब तो उम्र निकल गई है, क्यों किरण? कुछ कर दिखाने की, अपना जीवन बदलने की। कुछ बचा है तो बस ये घर वर देखना। उम्र कोई बाधा नहीं होती है सुनीता, हम उम्र के किसी भी पायदान पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सच कहती हो। अर्पिता मैडम जी की बातों ने तो मुझे बहुत प्रोत्साहन दे दिया है। अगर तुम सबका साथ हो तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं चुनाव में फिर से खड़ी हूँ, सबल सरपंच बनूंगी और इस बार गांव वासियों को बताऊंगी कि महिला सरपंच गांव के उत्थान के लिए क्या क्या कर सकता है। चलो अब इसकी भी कोशिश कर लेते हैं। हमारा नेता कैसा हो? सीता रानी जैसा हो। बोलिए हमारा नेता कैसा हो? सीता रानी जैसा हो। Elections were held and Sunita ji won again with an overwhelming majority. मैं आप सभी गांव वालों को बताना चाहती हूँ कि हमने गांव में एक नया स्कूल स्थापित किया है। इस स्कूल में हर बच्ची का जाना अनिवार्य है और अगर मुझे पता चला कि कोई अपनी बेटी को घर रोक के घर वर का काम करवा रहा है या फिर कोई और काम में लगाया हुआ है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। शिक्षा सबका अधिकार है और सबको ये अधिकार मिलेगा। आने वाले समय में हमारे गांव के बच्चे और बच्चियां देश का नाम रोशन करेंगे।
अगर प्रोत्साहन की बात है तो इसके लिए तो मैं अर्पिता जी का धन्यवाद देना चाहूंगी। ये ना होती तो हमें अपने अधिकार पता ही ना चलते। अरे अर्पिता दीदी, तुम तो हमारी जिंदगी में देवी की तरह उतरी हो। जो तुम ना होती तो हमको तो हमारे अधिकार के बारे में ही ना पता लगता। जय हो जी, तुम्हारी जय हो। Well, it is noted that after some years, the boys and girls who studied from the village school, they went on to do wonders in their life. And you know what? Some even cleared government civil services examinations. And all thanks to these two wonder women who started this effort in the village. This is to all the women out there. If you follow your passion with grit, determination, perseverance and strength, then all the hindrances that are blocking your way will pave your way forward. Each and every circumstances that were hurled at you will in return become a blessing for you in your extraordinary journey. And you will become unstoppable, unbeatable and invincible. क्या कहती हो ठहरो नारी, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अशु जल से अपने तुम दान कर चुकी पहले, जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। धन्यवाद। I am sure that this role play must have won the heart of everybody present over here, and definitely would compel them for a self-introspection session. Thank you for such an energetic, enthralling and engaging performance. Like a symphony of emotions, dance becomes a powerful vehicle to convey our profound love for our nation, transcending words and touching the very core of our being. So brace yourselves for a highly energized dose of entertainment with a breathtaking fusion of the elegance of Bharatnatyam, the contemporary flair of fusion dance, and the intricate footwork of Kathak. सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। झर झर नदियाँ सर सर चलती, पवन शुभ तेरे मौसम, वन्दे मातरम्। जंगल जंगल डाली डाली, चांदनी पर से सपनों वाली, तेरे चरणों का चुंबन ले हम, शीतल मुस्कान तेरा करम, वन्दे मातरम, वन्दे मातरम। हे जननी माँ भारती, तू नहीं साहस हारती, जग करता तेरी आरती, ऐसी तेरी भक्ति हो, तेरे रूप साक्षात है, तेरे करोड़ों साथ है, तेरे करोड़ों हाथ है, जिनमें तेरी शक्ति है, सारे ही सागरों के तट पर है तेरी प्रशंसा, तेरा हर हर क्षेत्र है प्रशंसा। तू विद्या तू धर्म है, तू हृदय तू कर्म है, प्रेम से मन तेरा धर्म है, करुणा बात तेरी हो, तू ज्योति तू ज्ञान है, तू धीरज तू ध्यान है, जागा स्वाभिमान है, सुन के पुकार तेरी, सारे ही सागरों के तट पर है तेरी प्रशंसा, तेरा हर हर क्षेत्र है प्रशंसा। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं, वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं,
जैसा कोई नहीं है, आसमान सौ दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। I'm pretty sure that the hearts of my audience must be brimming with appreciation and love for their country. Through hurdles and trials, India's spirit remains unbreakable, advancing relentlessly with each new day. In the face of adversity, India's resilience prevails, forging a path of progress with every sunrise. This day reminds us each year of the unmatched power we hold as a nation and the unforgettable struggle and sacrifice that our dear freedom fighters went through to give us this life that we live today. स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा अवसर होता है जब हर भारतवासी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए स्वयं को न्यौछावर करने का निश्चय दोहराता है। आज के दिन देश के विकास और समृद्धि के लिए तन, मन और धन से समर्पित होने का संकल्प, अटूट देशभक्ति का संकल्प, मातृभूमि की निस्वार्थ सेवा का संकल्प, देश की तरक्की का संकल्प और एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से जुड़ जाने का संकल्प और भी मजबूत होता है। जब भाग्य हमें तैयार करे, जीवन रण जब हुंकार भरे, जब शौर्य पताका गिर जाए, परिणामों की मति फिर जाए, मुख सारे हलाहल चख लेगा, अंतस में भरकर रख लेगा। लेकिन एक हाथ बचा होगा, जिसने सौभाग्य रचा होगा, वो हाथ मुझे तुम दे देना और हाथ मेरा भी ले लेना। माथे से धूल हटा देना और खींच भुजाएं उठा देना। साहस का खूब असर होगा, साहस का खूब असर होगा, हथियार ना एक मगर होगा। लेकिन संग्राम करेंगे हम, मर के भी नाम करेंगे हम। परिणाम की चाह नहीं मुझको, जय की परवाह नहीं मुझको। रथ लेकर आगे बढ़ना है और हाथ थाम कर चलना है, और हाथ थाम कर चलना है। आइए हम सब मिलकर भारत को उत्थान के शिखर पर ले चलने का संकल्प करें। फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। अपने इस किए हुए संकल्प को निरंतर दोहराते हुए कृपया सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगीत के लिए।